हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। कोशिश है कि आज हम रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कवर कर लें, ठीक है। लेकिन एज यूजुअल आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने डाउट्स की लड़ियां लगा दी है। मैम क्या बोल रहे हो आप, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था, डाउट्स के लिए मोटिवेट भी किया था, लेकिन अगर एक सेम पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया क्लास में, एक्सप्लेनेशन दिया, तो बाय मिस्टेक मैंने उसको बोर्ड पे पोलर का नॉन पोलर कर दिया और बच्चों ने डाउट्स में लाइन लगा दी। दिवाली पे शायद लड़ियां जलाई नहीं थी, तो सारी डाउट्स की लड़ियां तुमने डाउट सेशन में लगा दी, ठीक है। और डॉली मैम ने रिप्लाई भी किया, लेकिन हमने वो रिप्लाई नहीं देखा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुमने नहीं देखा तो आज मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स थे वन बाय वन हम सारे डाउट्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, पहला डाउट जो मैक्सिमम बच्चों को आया था NH3 एंड NF3 की, अगर मैं बात करूं, क्लियर, तो बिल्कुल बेटा ये करेक्शन भी है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूं ताकि आप ये करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। किसी तरह का कोई शक इसमें मत रखना, बिल्कुल जो एक्सप्लेन किया था आंसर वही होगा। ये दोनों के दोनों पोलर होते हैं, दोनों का ही डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब इस केस में ऐसा क्यों होता है, कुछ बच्चों ने कहा फिर से एक्सप्लेन करो, तो हमें इनकी शेप्स बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हमने क्या किया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हमने ये देखा कि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे ही पता चला लोन पेयर प्रेजेंट है, एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि इसका डायपोल मोमेंट 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर इस केस में भी मैम आपने इन दोनों में कंपेयर कैसे किया कि डायपोल मोमेंट कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। चीजों को बहुत इजी रखना है बेटा। देखो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर लोन पेयर हो तो टुवर्ड्स द लोन पेयर, एज इट इज यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। और यहाँ पर हो गया टुवर्ड्स द लोन पेयर। अब डायपोल मोमेंट आप खुद बताओ, अगर हमें किसी चीज को सम अप करना है तो हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, भाई डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, Q इंटू डी के बराबर है। अब अगर इसे हम मेजर कर रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट होगा और इसका भी डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन जब हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहे हैं बेटा, सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। ऑल डायपोल मोमेंट्स, ऑल डायपोल मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सारे डायपोल मोमेंट ऐड होंगे, एडिशन होगा। और यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जब हम ऐड करेंगे तो जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा, इसमें जो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट होगा। नेट कैंसल आउट 0 नहीं होगा, लेकिन कुछ तो कैंसल आउट करेगा। वो जो कुछ कैंसल आउट करेगा, ऑन कंपैरिजन अमोनिया और NH3 में से अमोनिया का डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। क्लियर बेटा, बिल्कुल। यहाँ पे जब आप लास्ट क्लास देखोगे, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, समझाया आपको पोलर ही था, लेकिन यहाँ पर मैंने नॉन पोलर लिख दिया है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं, ये डाउट्स मैक्सिमम बच्चों ने लिखा, हालांकि मैंने रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन बच्चे फिर भी सेम चीज बोले जा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने आपके सारे डाउट्स पढ़े, आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दैट इज द डाउट नंबर 1। डाउट नंबर 2 एक बच्चे का आया है मेरे पास कि मैम XeO2F4 जो है उसका डायपोल मोमेंट आपने 0 कैसे कर दिया। आपने तो ये कहा था कि जो रेगुलर शेप देते हैं, जो आइडियल शेप देते हैं, उन्हीं का डायपोल मोमेंट 0 होगा। हाँ जी बेटा, पॉइंट आपका एकदम करेक्ट है, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि लोहा लोहे को काटता है। सराउंडिंग एटम्स का आइडेंटिकल होना जरूरी इसीलिए था ताकि दोनों डायपोल मोमेंट का
मैग्नीट्यूड सेम हो। जब हमने इस XeO2F4 को देखा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, सेंट्रल एटम जिनॉन, जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2 किया 6 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 6, तो क्या लिखेंगे 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब इस केस में इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी स्क्वायर बायपिरामिडल। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा बेटा, जिनॉन, फिर डबल बॉन्ड O दैट इज XeO2F4, डबल बॉन्ड O दैट इज फ्लोरीन एंड दैट इज फ्लोरीन। अब इस केस में अगर हम देखें तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों आपस में 180 डिग्री कैंसल आउट ईच अदर। ये इसके साथ ये क्या हो गया, ये इसके साथ 90 डिग्री 180 डिग्री पे। तो जब जब डायपोल मोमेंट का एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल 180 डिग्री हो, तब तब क्या कहा था बेटा, हमेशा डायपोल मोमेंट 0 हो जाना है। फिर यहां पर जब हमने देखा तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके डायरेक्शन का, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों आपस में 180 डिग्री पे हैं, दोनों का आपस में एंगल 180 है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि दोनों का सराउंडिंग एटम सेम है। क्लियर, दैट्स व्हाई XeO2F4 का डायपोल मोमेंट 0 हुआ और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ। क्लियर हो गया होगा बेटा डाउट, क्लियर। और भी मैंने जो डाउट्स पढ़े थे अब 1 बाय 1 आपके डाउट्स पढ़ती हूँ और उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ। प्रदीप कुमार प्रजापति, मैम डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 नॉन पोलर and dipole moment not equals to 0 polar, but question number 10 में अपन mu is equals to not equals to 0 and non polar। I think अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, फिर से मेंशन कर देती हूँ, जब जब डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 आ रहा है वो मॉलिक्यूल हमेशा 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 नॉन पोलर होगा, और जब जब डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है वो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा। क्लियर हो गया बेटा, आई थिंक ये डाउट्स क्लियर हो गए। मैम हम विदाउट फेजांस रूल लगाएं हाइब्रिडाइजेशन से पोलर एंड नॉन पोलर है कि नहीं, बता सकते हैं सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। बेटा हमने फेजान रूल लगाया ही नहीं है पोलर नॉन पोलर देखने के लिए। आई डोंट नो आपने ये डाउट क्यों पूछा मोहम्मद आजम, मैंने फेजान रूल से तो रिलेट ही नहीं किया। मैंने फेजान रूल में आपको एनिक कैरेक्टर के बारे में, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात की थी, और यहां पर भी मैंने आपको परसेंट एनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना सिखाया, राइट? ठीक है मैम, आई रिक्वेस्ट, मुदरा उचित हा का डाउट है, मैम आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर शेप that you taught us while teaching hybridization, that is tetrahedral, square planar, trigonal, bipyramidal। for your kind information बच्चे मैंने सारी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, आप देख सकते हो। लेक्चर मैंने जिस दिन वेस्पर थ्योरी पढ़ाई थी, जो केसेस मैंने लिखवाए थे पोस्टुलेट नंबर 2 में, एक एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। अब उस केस में सेंट्रल एटम को मैंने ए से डिनोट किया है, सराउंडिंग एटम को बी से डिनोट किया है। तो अगर उसमें NH3 आ जाए, NF3 आ जाए, NCl3 आ जाए, स्ट्रक्चर तो सबकी सेम रहेगी। ठीक है मैम, SeO3 में डायपोल मोमेंट 0 होगा ना और NF3 पोलर होगा, प्लीज मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है। हाँ जी बेटा, इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, आप लोग इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है और 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर होता है। क्लियर मैम, प्लीज एक्सप्लेन डायपोल मोमेंट इन CH3Cl, CH3Cl, CHCl2, CHCl2, CHCl3 एंड CCl4। क्लियर, अब ये बता देते हैं बच्चा, हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें बेटा तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया हाइड्रोजन, 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 ये हुआ कार्बन, ये हुआ क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन,
ये हुआ क्लोरीन, 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 और ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो कंसेप्ट हम बहुत सारे यूज कर सकते थे, जैसे कि हमने किया था चार्ज सेपरेशन। लेकिन कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि मैम लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज होना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर भले ही 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट तो 0 होता है ना। हम यहाँ पर डायपोल मोमेंट, यहाँ हम पोलैरिटी बॉन्ड की नहीं देख रहे, यहाँ हम डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का देख रहे हैं, राइट। अब देखो बेटा, सेम कंसेप्ट जैसा NH3 और NF3 में लग रहा था, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, कार्बन का टुवर्ड्स क्लोरीन। समझ आ रहा होगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कार्बन की तरफ। समझ आया क्यों? क्यों समझो बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। यहाँ पर अगर देखें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, और यहाँ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। क्लियर? यहाँ देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन, टुवर्ड्स क्लोरीन, टुवर्ड्स क्लोरीन एंड टुवर्ड्स कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे सभी का डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ हम कुछ और ना भी देखें तो वैसे भी इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, जो कि सबका है। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर थे, जो कि सबके हैं। लेकिन यहाँ पर सारे डायपोल मोमेंट, यहाँ पर सारे सराउंडिंग एटम सेम थे, यानी कि सभी डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम था। और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम था तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट तो 0 हो गया सीधा सीधा, और ये हो गया नॉन पोलर। तो इसमें तो कोई शक होगा ही नहीं कि क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो इसका तो सबसे कम डायपोल मोमेंट हो गया। व्हाट अबाउट रेस्ट एग्जांपल्स? तो ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे सबका डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, यहाँ पे सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वहां पर हम इन सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं पता। डायपोल मोमेंट इज ऑल अबाउट E into D. E is all about the electronegativity, is all about the charge present on an atom, and D is all about the distance. Distance depends on the size of atom. Clear? अब इस केस में अगर सबका डायरेक्शन सेम साइड है तो उस केस में सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये तो क्लियर था कि डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर सारे डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे थे। एज इट इज यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर ये 3 का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, लेकिन एक आ गया जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या होगा बेटा, वो होगा सब्ट्रैक्ट। और यहां पर जब हमने देखा तो ये 2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये 2 अपोजिट में जा रहे हैं, तो यहां पर ये 2 क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जहां पर सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है वो तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ चारों ऐड होने वाले हैं, तो चारों ऐड होने वाले हैं। यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट होने वाला है, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो जहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने वाले ज्यादा हैं वहां पर तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती चली जा रही है। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका, फिर इसका और फिर इसका, इस तरीके से। तो जो अलग चल रहे हैं वहां पर सबको ऐड नहीं आएगा, वहां पर उनकी वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्लियर हो गया होगा बेटा ये वाला पॉइंट, ये डाउट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैम प्लीज एक्सप्लेन डायपोल मोमेंट, बता दिया। 120.09 मैम यहाँ पर समझ नहीं आया बेटा। रैदर देन राइटिंग टाइमिंग्स आप सीधा सीधा लिख सकते हो ना, ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया इतना तो कर सकते हो।
लास्ट क्वेश्चन का एक बच्चे ने आंसर किया है, आंसर 1 चेक कर लेना बेटा, आंसर्स ऑफ लास्ट क्लास होमवर्क, आंसर्स ऑफ लास्ट क्लास होमवर्क। तो एक बच्चे ने क्या आंसर किया है, एक बच्चे ने आंसर किया है, फर्स्ट का आंसर किया है 0.84 इंटू 10 टू दी पावर -10। आई थिंक सबका यही आया होगा, क्लियर। तो अगर वहां पे चार्ज दोनों आयंस का पूछा था तो H प्लस का चार्ज आ जाना था प्लस 0.84 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU, और Cl माइनस का चार्ज आ जाना था -0.84 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU। क्लियर बेटा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने दिया है 11.6%। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बाकी सब बच्चे कंपेयर कर लेना अपना आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति सागर मैम CH3Cl आई थिंक क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन में डायपोल मोमेंट इन विच पोलर नॉन पोलर इज आस्क्ड। अभी चेक करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन कौन सा था। बेटर होता बेटा आप लिख देते। डॉक्टर रामलाल जी पूछ रहे मैम कंफ्यूजन हो रही है बहुत। 12008 में मैम यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो पोलर होना चाहिए ना मैम, प्लीज क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल मैंने क्लियर लिख दिया है बेटा, जहां जहां पर भी डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा ही होगा, और जहां पे डायपोल मोमेंट्स नॉट इक्वल्स टू 0 है वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो अगर लास्ट क्लास में, वैसे तो मैंने करेक्शन ऑलरेडी लिखवा दिया है, फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, उसका आंसर मैंने कल के चैट बॉक्स में दे दिया था। जिलालजीत गुप्ता मैम प्लीज एक बार फिजांस रूल एक्सप्लेन कर दीजिए, आई हैव कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू मैम। जिलालजीत गुप्ता इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू वंस गोइंग थ्रू दिस टॉपिक वंस अगेन, डाउट लिखो बेटा, डाउट कहाँ आ रहा है। लव द वे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। अभी 26 नवंबर आया है, आप फ्यूचर में पढ़ रही हैं पता नहीं। हाँ मैं आगे चल रही हूँ बिल्कुल। मैम स्ट्रक्चर के बिना भी डायपोल मोमेंट सही आ गया क्या, आएगा। हाँ वो ट्रिक अगर हम अप्लाई करते हैं, डायपोल मोमेंट अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो बिल्कुल सही आएगा। मैम SiO3 में म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो पोलर होना चाहिए ना, नॉन पोलर क्यों लिखा है मैम, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। पहली बात बेटा देख लेते हैं SiO3 को, ठीक है। SiO3 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास आ रहा है sp2, और 3 सराउंडिंग एटम है तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हम यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे ही हमने 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर लिखा, सराउंडिंग एटम सारे सेम है, तो इस केस में इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। थैंक यू मैम, ऑल कंसेप्ट क्लियर। आग लगा दी केमिकल बॉन्डिंग में, वेरी नाइस। मैम डायपोल मोमेंट की फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में स्ट्रक्चर तो आइडियल नहीं थी क्योंकि अलग अलग सराउंडिंग एटम्स थे, तो फिर वो नॉन पोलर कैसे बन गए बता दीजिए प्लीज। आई थिंक मैंने बता दिया बेटा, HCO2F4 की आप बात कर रहे हो। मैम डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 समझ नहीं आया, और NF3 तो पोलर होना चाहिए, NF3 पोलर करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था बेटा, वो तो मुझे आप लिख कर भेजो। क्लियर, और होपफुली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि किसी ना किसी ने लिखा होगा। CH3Cl रिपीट डाउट मैम, ऑर्गेनिक आप ही पढ़ाना बेटा, देखते हैं सर पढ़ाएंगे। परसेंट बच्चों ने आंसर किया है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैम आप इतने, प्रतीक गुप्ता बोल रहे हैं मैम आप इतने अच्छे से समझाती होगी, डाउट्स नहीं आते। थैंक यू मैम। मैम लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर, सबका आंसर भी अलग अलग आ रहा है क्या? चलो मैं फाइनल आंसर बता दूंगी अगर तुम लोगों का आंसर अलग अलग आएगा तो। ऐसे NH3SO3 डायपोल मोमेंट अगेन प्लीज। NH3 बता दिया, SeO3 भी बता दिया, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पाई ऑर्बिटल। अमन शुक्ला किसी का आंसर करे। मैम हाउ इट इज नोन दैट वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड सेकंड बॉन्ड इज पाई इन O2 मॉलिक्यूल। बच्चों ऐसे ना करो, मैं सच बता रही हूँ बच्चों, ऐसे मत करो। जो चीज को मैंने 2 क्लास इवन डाउट सेशन में भी बार बार लिया है, आप ऐसे डाउट मत पूछो, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप जाइए बेटा एक बार वापस वो लेक्चर देखिए, ठीक है। जो लोग बच्चे डीपीपी के डाउट्स पूछ रहे हैं, आपको डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन मिलता है ना, एक बार आप उससे गो थ्रू हुई, अगर नहीं कर पाते हैं तो स्टिल वो डाउट लिख के भेजिए, मैं डिस्कस करूंगी क्लास में।
मैम NF3 हैज वन लोन पेयर, सो हाउ इट इज नॉन पोलर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने समझा दिया है। माई डाउट, प्लस आर एंड माइनस आर वाले क्वेश्चंस में आपने डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन OH बेंजीन की तरफ था, और पोलर नॉन पोलर वाले में बेंजीन रिंग तो OH टू OH था, बेंजीन रिंग टू OH था। नहीं बेटा, अगर हमने किसी भी एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग से OH की तरफ डायरेक्शन रखा है तो वो गलत है। ऐसा क्यों है मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो ये पूर्वा चौरसिया का डाउट है, सबसे पहले मैं यही समझा देती हूँ, ठीक है। काफी बच्चों ने डाउट पूछा। देखो बेटा, हमारे पास मैंने एक चीज बता दिया था आपको, मैंने एक चीज ये बता दिया था कि जो OH होता है ये कौन से ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये OH ग्रुप, दिस OH ग्रुप acts as OH group acts as इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस केस में अगर ये प्लस आर ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो इस केस में डायरेक्शन किस तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ dipole moment is towards बेंजीन रिंग। क्यों भाई, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रेजोनेंस करवाता है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि बेंजीन से हम ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बेंजीन के ऊपर दो लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है। आपने टॉपिक पढ़ा है ना बेटा ऑर्गेनिक में, नहीं पढ़ा है तो आगे जाके पढ़ोगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब इस केस में यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, अगर ये दोनों सेम साइड होते बट ये दोनों अपोजिट साइड होते तो ये तो क्लियर है, ये क्लियर है कि इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर ही नहीं रहा। मान लो इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का इस तरफ हुआ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हुआ, तो दोनों तो डिफरेंट हो गए, दोनों नेट 180 डिग्री पे प्रेजेंट नहीं है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर भी नहीं है। फिर मैम आपने जहां पर OH ग्रुप भी रखा था, NO2 ग्रुप भी रखा था, वहां पे कैसे आपने OH का डायरेक्शन बेंजीन की तरफ रखा था, इसीलिए रखा था बेटा क्योंकि हम नेट डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। वहां पर भी हमने डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं करा ना, तो मैम 0 फिर कहां हो सकता है, इट इज रिक्वायर्ड बेटा कि आपका जो भी ग्रुप लगा हुआ है, जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसका डायरेक्शन या तो नेट 180 डिग्री पे हो, वो प्लेनर होगा तभी ऐसा होगा। तो अगर नेट 180 डिग्री पे नहीं है, अगर वो प्लेनर नहीं है, तो उसका डायपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और वो मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो गया होगा। कल भी मैंने यही समझाया था, सेम एग्जाम्पल लिया था मैंने OCH3, वो भी प्लस आर ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और अगर वो प्लस आर ग्रुप की तरह बिहेव करता है तो उस केस में भी आप ये नहीं देखोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस तरफ कर दिया ना जी। यहाँ पे वो ग्रुप्स काम आएंगे और वो हर ग्रुप ऑफ एटम जो अपने ऊपर लोन पेयर रखता है, लोन पेयर रखकर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रेजोनेंस करवाता है, वो ग्रुप कहलाते हैं प्लस आर ग्रुप, और उसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। क्लियर हो गया होगा बेटा ये वाला पॉइंट, क्लियर। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। वहीं पे अगर इस बेंजीन पे ऊपर भी साइनाइड होता, नीचे भी साइनाइड होता, तो प्लेनर मॉलिक्यूल होता। साइनाइड में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका डायरेक्शन उस तरफ, नीचे का डायरेक्शन नीचे की तरफ, दोनों 180 डिग्री, नेट डायपोल मोमेंट 0। लेकिन 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, नॉन पोलर होगा। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट देखेंगे बेटा, हाँ नेक्स्ट डाउट पूर्वा का है, PCl3F2 नॉन पोलर बट PF3Cl2 पोलर। हाँ जी, बिकॉज लोहा लोहे को काटता है,
जिसका सराउंडिंग एटम ही सेम नहीं है उसका क्या डी का वैल्यू सेम होगा, म्यू बराबर ई इंटू डी होता है। तो अगर एक एटम है उसका इधर भी सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, इधर भी सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, तो दोनों फ्लोरीन का साइज तो बराबर ही होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ही तो होती है, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा। लेकिन अगर इधर फ्लोरीन और इधर क्लोरीन, तो दोनों का डायपोल मोमेंट नेट सेम नहीं है, तो दोनों चाहे 180 डिग्री पे प्रेजेंट हो लेकिन दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसल आउट नहीं करेंगे और मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। देखो बेटा एग्जांपल से समझाती हूँ। गुड क्वेश्चन पूर्वा। PCl3F2, तो हमने क्या सीखा था बेटा वेस्पर थ्योरी में, क्या सीखा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर दो फ्लोरीन तो इधर आ गए थे और इधर था क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। लेकिन जब हमने दूसरा मॉलिक्यूल देखा, जब हमने दूसरा देखा तो यहाँ फ्लोरीन, ठीक है क्या पूछा है आपने, PF3Cl2 फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन है तो एक इक्वेटोरियल पोजीशन तो देनी पड़ेगी। अब इस केस में बेटा इसके डायपोल मोमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं था, ये 180 ये 180, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, इनका तो खेल खत्म। इन दोनों की बात करें, इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आया, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपने इनका लिया 180 डिग्री एंगल पे, तो इसके सामने अभी भी तो क्लोरीन ही है ना, तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 180 डिग्री पे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और इसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ और दोनों PCl का रिजल्टेंट इधर आ गया। हमने सीखा था ना, when two dipole moment of same magnitude are present at 120 डिग्री एंगल then that is a resultant dipole moment। लेकिन यहाँ पर ये क्लोरीन क्लोरीन का रिजल्टेंट है और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के सामने क्लोरीन है, तो चाहे दोनों 180 डिग्री पे हो लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो इसका भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और मॉलिक्यूल पोलर होगा। क्लियर हो गया पूर्वा। कुछ क्वेश्चंस में आपने एंगल 30 डिग्री लिखा है, वो 60 डिग्री होना चाहिए ना मैम, कहाँ लिखा, ओ यस बेटा, हाँ एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। बिल्कुल बेटा 60 डिग्री होगा, बिल्कुल बेटा 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल ले लिया कोई सा भी, बेटा वो हर जगह मैंने जहाँ पर 30 डिग्री लिख दिया है प्लीज उसे करेक्ट करके 60 डिग्री कर लीजिएगा। मान लो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है क्लोरीन, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है क्लोरीन, तो इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, और इनका जो नेट डायपोल मोमेंट का एंगल आएगा वो कितना आएगा बेटा 60 डिग्री। तो प्लीज इसे करेक्ट कर लिया जाए क्योंकि हमने कॉपी में इसे क्या लिखा है, इसे हमने 30 डिग्री लिखा है, उसे कैंसिल करके 60 डिग्री लिख लेना। क्लियर बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल है, 30 तो और छोटा होगा, है ना। वेरी गुड पूर्वा। मैम डायपोल मोमेंट में CH3Cl CH2Cl2 समझा दिया। मैम बॉन्ड एंगल बता दीजिए किस मॉलिक्यूल का कितना है, जो याद रखना है वो हर मॉलिक्यूल जो रेगुलर ज्योमेट्री देते हैं सिर्फ उनका बॉन्ड एंगल याद रखना है। लाइक ट्रायगोनल प्लेनर 120 डिग्री, लीनियर 180 डिग्री, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री, और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल 90 भी होते हैं, 180 भी होते हैं, 120 भी होते हैं, ऑक्टाहेड्रल 180 भी होते हैं, 90 भी होते हैं। मैम आपने कल डाइक्लोरोबेंजीन के जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे वहां पे आपने 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन में उन दोनों क्लोरीन के बीच का एंगल 30 डिग्री लिखा है जो कि 60 डिग्री होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट पूजा, बिल्कुल बेटा मैंने बता दिया कि इसे करेक्ट कर लिया जाए, दैट इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके बच्चे। मैम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होगा। हाँ जी बेटा करेक्ट करवा दिया है। मैम साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, साइनाइड तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है बेटा, ये हो गया, इसमें क्या है। नेक्स्ट बेटा हरे कृष्णा का डाउट है, विदाउट शेप
यू विल नॉट एबल टू फाइंड द डायपोल मोमेंट। हाँ जी बिल्कुल, शेप हमें हेल्प करेगी एग्जैक्ट डायपोल मोमेंट बताने के लिए। रॉन्ग, CF4 is non-polar molecule. Search on Google because it is symmetric molecule although CF bond has polarity। तो ये तो मैंने बताया था आप लोगों को कि वो हर मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होता है, तो CF4 में भी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो उसका तो डायपोल मोमेंट 0 होना ही था। और जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो मॉलिक्यूल नेचर में नॉन पोलर होता है, लेकिन उसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। पोलर बॉन्ड इज ऑल अबाउट बॉन्ड उन दोनों एटम्स के बीच में होना जिन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वो हर मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड हो सकता है जो नॉन पोलर हो। क्लियर? MgO in this chart for +2 for magnesium, sometimes we measure nature of covalent character on the basis of charge. Yes. Doubt regarding lecture. What is the significance of shape for finding dipole moment NH3 and BF3? जब शेप पता होगी तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता होगा, तब ही तो नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर पाओगे। मैम वाई CF4 इज पोलर मॉलिक्यूल, CF बॉन्ड उसमें कैसा है, पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। बेटा डायपोल मोमेंट इज अ एक्सपेरिमेंटल डेटा, बट हमें क्वेश्चन में जो आता है हम उसे कैलकुलेट करते हैं पोलर नॉन पोलर के बेसिस पे। Which one shows more covalent character, MgO and KCl? बेटा on the basis of their properties हम डिसाइड करते हैं कि वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा या आयनिक कैरेक्टर। क्लियर? तो ऑब्वियसली MgO का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चार्ज इज डोमिनेंट ओवर साइज। How melting point depends upon the radius of anion and cation, radius of cation? बेटा रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज ज्यादा है और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अहर अहमद, मैम कुछ क्वेश्चंस का रीजन बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, प्लीज रिपीट कर दीजिएगा डिटेल में थोड़ा। CH3Cl CH2Cl2 कर दिया। सिस एंड ट्रांस वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, सिस एंड ट्रांस वाला क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो एक एग्जाम्पल था बेटा सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। क्लियर? इस तरीके का मैंने एग्जाम्पल लिया था। क्लियर? और दूसरा मैंने लिया था सिस। तो अब इस केस में आपको ये डाउट आया, पहली बात तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इस कार्बन का कैसा है? sp3। परसेंट एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस तरफ होता है। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन भी इस तरफ। इस केस में इसका डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो बेटा इसका जो डायपोल मोमेंट है वो तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो नेट और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट में इन दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। लेकिन ये जो हमारे पास ट्रांस वाला होता है ना बेटा, इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होता है। इक्वल्स टू 0 नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि ये जिस ट्रांस में एंगल बना रहा है ये ट्रांस एग्जैक्टली 180 डिग्री पे भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करते ही हैं, लेकिन ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हालांकि बाकी तीनों सराउंडिंग एटम सेम है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट 0 होता है। जो ट्रांस वाला होता है उसका डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होती है, लेकिन नीट में आए तो आप ये करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आया है, थैंक यू मैम, परसेंट एनी करेक्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन। मैम जब म्यूज अर्पिता श्रीवास्तव, मैम जब म्यूज इक्वल्स टू 0 नहीं है तो मैक्सिमम टाइम कंपाउंड पोलर है, पर कुछ जगह पर नॉन पोलर भी है। बस ये नॉन पोलर हो रहा है, मैंने क्लियर कर दिया बेटा, पहले ही स्क्रीन पे क्लियर कर दिया, और जो क्लियर कर दिया वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी।
हाईलाइट कर देती हूँ बेटा। अर्पिता, आपका जो डाउट है वो इससे रिलेटेड है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है, वो बाय मिस्टेक हमसे कहीं कहीं हो गया है और वो मैंने करेक्शन करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। बेटा इस फोन पे फोन आ रहा है, मैं दूसरे फोन से आपको डाउट्स बताती हूँ। यस बेटा, तो हम कंटिन्यू करते हैं। जरा सा फोन दे के आना था तो वो मैंने दे दिया है, तो अब आप देख लो जल्दी से। हम नेट बंद कर रखा है मैंने। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यस बेटा, मिल गया, बस 1 मिनट। यस बेटा, अब मैंने कौन से बता दिए, वो सब नीचे रह गए। मैम कंफ्यूजन हो रही है। चलो, यहाँ तक अपने डाउट्स हो गए थे मेरे अकॉर्डिंग, मैंने गो थ्रू हुई थी बेटा। आपके मैक्सिमम डाउट्स यही थे, सारे क्लियर हो गए होंगे। एक मिला है मैम आपने कल डाइक्लोरोबेंजीन के, चलो ये भी मैंने बता दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। 110 मैम, ये दोनों का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब बेटा एग्जाम्पल के नाम लिख दो। अब तुमको क्या लगता है, मतलब मैं यहाँ पे खड़े होकर डाउट्स पढ़ रही हूँ, तुम सोचते हो मैं वीडियो भी देखूं? ऐसे नहीं होता बेटा, एक बार आप डाउट्स लिखो। म्यू 0 होगा ना मैम? ट्रांस टू ब्यूटीन तो नॉन पोलर। हाँ बेटा मैंने बता दिया, 0 है तो बिल्कुल नॉन पोलर होगा। क्लियर? सिमर मल्होत्रा मैम, इन क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक द ऑर्डर इज रॉन्ग since when size decreases dipole moment increases the down grouping। बेटा एग्जाम्पल लिखो सिमर। और नहीं बेटा, आप अगर CH3Cl CH3F वाले की बात कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन है, मैंने उसको सही लिखवाया है। मैम आउट ऑफ NH3 and NF3 in question number 3 bond angle of NF3 is less than its dipole moment should be greater than NH3 isn't it मैम? नो बच्चे, अमोनिया का ज्यादा होगा। मैम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में दोनों क्लोरीन के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल 30 कैसे? बेटा 60 डिग्री है। मैम CH4 का डायपोल मोमेंट 0 बट कैसे? पोलर। कौन बोला पोलर? नॉन पोलर है। थैंक यू मैम। मैम प्लीज वो CH3Cl करवा दिया वापस। मैम एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायपोल मोमेंट का रिलेशन लिखवा दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई रिलेशन लिखवाया मैंने बस ये बोला है कि जितना ज्यादा उतना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, सिंपल। क्लियर? आप मेरी फेवरेट और मेरी आइडियल बन गई हो, धन्यवाद सोनालिका यादव जी। लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा हो तो फिर H2O में ऑक्सीजन के लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में क्यों हैं? वो एक ही डायरेक्शन में आपको दिखते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2D में बनाया, 3D में अगर देखे तो एक लोन पेयर इधर होता है, एक लोन पेयर इधर होता है और बाकी सब प्लेन में होता है। ठीक है। डॉली मैम है तो इनऑर्गेनिक जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू आदर्श मन्ना, थैंक यू बच्चे। मैम अगेन जहाँ डेपोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है वहां आपने भी नॉन, अरे बच्चों बता दिया, सेम गलती बार बार नहीं। मैम XeO2F4 बता दिया, अमोनिया NF3 बता दिया। हाउ कैन यू मेक अस अंडरस्टैंड सो इजीली मैम? लव यू सो मच मैम, लव यू ऑल बच्चों। मैम द क्वेश्चन इन विच वी हैव टू टेल पोलर और नॉन पोलर, द फर्स्ट वन इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाउ कैन बी नॉन पोलर? इट शुड बी पोलर। And NHF, HCl, HBr, in questions you said size decreases from left to right, these elements are present। बच्चों हर ऑर्डर का कुछ डोमिनेंट फैक्टर होता है, राइट? तो जहां पे जो चीज डोमिनेंट हो रही है हम तो उस चीज को प्रायोरिटी देंगे ना, और जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे, जिस चीज ने उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करवाई है, वहां से हमारे पास वो चीज का ऑर्डर जो आया है वो ऑर्डर हमने लिखा है। ब्यूटीन समझा दिया बेटा फिर से। नेहा शर्मा जी, आर्यन मेहरा मैम बाकी तो मजा आया, प्लस आर माइनस आर नहीं आया बेटा, ऑर्गेनिक का टॉपिक है, फिर भी आज मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चे, तेरे को हो जाएगा क्लियर। सोनालिका यादव मैम आई थिंक इट्स जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, पोलर ही होगा। ये है मेरी बच्ची, ये जानती है बस मुझे,
सोनालिका यादव समझ गई बस। बाकी सब ने जो NH3 और NH3 की लड़ियां लगाई है ना, मतलब ये भी नहीं पढ़ रहे कि डॉली मैम कमेंट कर रहे हैं, समझाए एकदम करेक्ट था भाई। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लिखने में मिस्टेक हो गया, हमसे भी गलती हो सकती है। तुम्हारी गलती गलती, हमारी गलती पाप। लंदन फोर्स डाउट मैम NF3 तो पोलर होगा ना। हे बरा राम जी, क्या बच्चों तुमने लाइन लगा दी है सेम चीज की, मैंने रिप्लाई किया था हाँ जी NF3 पोलर होगा। मैम SeO3 में आपने मिस्टेक कर दी है, गलती हो गई, सॉरी मैम। ऑल्सो मैसेज टू यू ऑन इंस्टाग्राम, क्लियर। मैम आपने कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स टॉपिक में आपने लिखवाया है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1.9 देन कंपाउंड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंस। मींस कि आपने 1.9 के रिस्पेक्ट में लिखवाया है, पर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में अप्रोक्सीमेटली 1.7 लिखा हुआ है। बच्चों अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हैं, हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों चीजें करेक्ट है, तो हमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट डाउट मेरे पास आया है मैम आई डोंट माइक इश्यूज। बेटा माइक इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। अगेन डाउट मैम वो जो CH3Cl वाला है उसमें तो क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, एल्काइल क्लोराइड वाला। हाउ पाई बॉन्ड प्रेजेंट विदाउट सिग्मा बॉन्ड इन C2। बेटा MOT जी कह रहे हैं, MOT जी ने कहा, डॉली मैम ने नहीं कहा। डॉली मैम ने जो MOT ने दिया उसको एक्सप्लेन किया है आपको, उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और बेटा ऐसा है क्योंकि देखो बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग को कैंसल आउट कर देंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग में माइनस कर दें तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के लिए तो जगह ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है ये डिसाइड करता है कि बॉन्ड किस तरीके का बनेगा। क्लियर बच्चों, अब इतना समझ आ गया है, अब क्वेश्चन सोच नहीं जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। डाउट व्हाट इज जैरेड एंड अनजैरेड। जैरेड मतलब सिमेट्रिक और अनजैरेड मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है। डॉली पुरोहित 2 सीज पंकज लेक्चर, वाओ ये देखो बच्चे सजेशन देते रहते हैं। मैम N2 और N2 प्लस जाने में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, पर डीपी वाली मैम ने बताया इंक्रीज होता है। बेटा कैलकुलेट करके देखो पहले बॉन्ड ऑर्डर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, क्लियर, और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स 13 होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, N2 का। जब बेंजीन रिंग पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 180 डिग्री प्रेजेंट है तो उसका डेपोमेंट 0 नहीं होता है, बट साइनाइड ग्रुप पे बेंजीन रिंग 180 प्रेजेंट होते तो उसका डेपोमेंट 0 होना चाहिए। प्लीज रिप्लाई। होता है 1,4 डाइड्रोक्सी बेंजीन तो मैंने समझा दिया डॉली पुरोहित जी, मैं आपको समझा देती हूँ साइनाइड वाला एग्जाम्पल। देखना बच्चे ध्यान से, ये रहा ग्रुप हमारे पास साइनाइड, ये रहा ग्रुप हमारे पास साइनाइड। अब इस केस में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाले फॉर्मूले से, और अगर ये प्लेनर है तो ये नेट 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। साइनाइड ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन खींचने का। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, नेट 180 डिग्री पे होंगे, प्लेनर है, डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा और मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। क्लियर हो गया नालायकों? थैंक्स मैडम जी। SCO3 देखो ये मेरे बच्चे हैं, नयमत संधू, सॉरी मैम मेरा क्वेश्चन सिली होगा मैम। इन केस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर तभी वो पोलर होगा, एंड इफ 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो नॉन पोलर। बेटा 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला भी क्या है, पोलर है। बस एक केस 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, उसका रीजन मैंने बताया था, लोहा लोहे को काटता है। लोन पेयर के सामने अगर लोन पेयर है तो जितना रिपल्सन ये वाला लोन पेयर कर रहा है उतना रिपल्सन वो वाला लोन पेयर करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो दूसरे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। Which of the following orbitals has maximum number of nodal planes? नोडल प्लेन्स बेटा इन चारों का स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के बताया था। सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा स्टार 1s में नो नोडल प्लेन,
पाई स्टार 2py, पाई 2px, पाई 2px में एक नोडल प्लेन था, पाई स्टार 2py में दो नोडल प्लेन थे, तो आंसर इज सी ऑप्शन। ओके अमन सांकला। इफ्तिकर हुसैन, मैम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1/13 सेंटीमीटर, ना जी 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर। मैम एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डोनर, जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर है। क्लियर। और जो बैक बॉन्डिंग नहीं करता। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत इजी सी आज बता देती हूँ। मैम एक बार प्लीज डायल वाले में डायपोल मोमेंट दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं आया। बता दिया मैम। आप लास्ट क्वेश्चन में एक की वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -8 कैसे रख दिए, समझ नहीं आया। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये देखो। अब मैं ना कंप्लेन करूंगी आपकी अमित सर से। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालू कुलम्ब में, यूनिट होती है नालायको यूनिट, तो कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कुलम्ब। लेकिन अगर मैं यही चार्ज निकालती हूं इलेक्ट्रॉन का ESU में, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट में, तो दैट इज 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU। क्लियर हो गया नालायको। होमवर्क आंसर वेरी गुड। अभी मैच कर लेते हैं। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब सब कुछ रिपीट हो रहा है। सब कुछ रिपीट हो रहा है। यस आधे बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम थी, आपने क्लास क्यों ली। तुम मत लेते क्लास, मैंने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, टॉपिक तो मैंने कब का पढ़ा दिया। लास्ट क्लास तो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखी थी। हम अपने लास्ट क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अरे बेटा गलती हो गई, सही कर लेना उसे। मुझे नहीं लगा आप मेरे डाउट देखोगी, बट आपने देखा। वैशाली यादव, क्यों नहीं देखूंगी मैं आपका डाउट। वास्को डी गामा, मैम क्या लोन पेयर एंड दो एक्सेप्शन देखने से ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी मैम, आप भी ऑर्गेनिक पढ़ने को मिलता। बेटा कोई नहीं, हर टीचर पे बिलीव किया करो। मैम थैंक यू, बट बहुत ज्यादा मिस करूंगा आपको। अरे मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे हूँ। मैम आपके टॉपिक खत्म हो गए क्या, नहीं अभी बाकी हैं। नोट्स में गलत लिखा हुआ है ना, करेक्ट करवा दिया ना सयन हलदार जी। मैम आई हैव डाउट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द CH बॉन्ड इन बेंजीन, यू आर राइटिंग द फर्स्ट एज 30 डिग्री इन द क्वेश्चन एंड शुडंट इट बी 60 डिग्री। यस बच्चे इट इज 60 डिग्री, करेक्ट करवा दिया है। NH3 मैम आपने ये बताया था कि सेंट्रल एटम भी सेम हो तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखते हैं, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल कम हो जाए डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। बेटा डायरेक्शन, एक्सपेरिमेंटल डेटा डायरेक्शन के बेसिस पे देखा है। आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। ठीक है प्लस आर माइनस आर समझा दिया। ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे हम लास्ट क्लास में ना, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो बच्चों, आई थिंक योर ऑल डाउट्स आर क्लियर, तो घबराए ना। मैम F2 तो पोलर हुआ ना, उसमें लोन पेयर। अरे अभी पॉज मत करना, अभी तो क्लास चलेगी, अभी तो हमारे डाउट्स हुए हैं 48 मिनट्स में। मैम F2 तो पोलर हुआ ना, उसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है, तो आपने नॉन पोलर क्यों लिखा है। अरे नालायक, दो केस भी तो लिखवाए थे ना। ये रहा XCF2 में सेंट्रल एटम को देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 सराउंडिंग एटम डिवाइड बाय 2 किया, 5 आया। हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d, सराउंडिंग एटम 2, तो मैंने लिख दिया 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। अब इस केस में क्या शेप होती थी नालायक बच्चों, क्या बताया था, लोन पेयर tends to occupy equatorial position in the compound। तो यहाँ पर लोहा लोहे को काटता है, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन है, इसका डायपोल मोमेंट 0। यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ, तो लोन पेयर के सामने लोन पेयर, कैंसल आउट, 0। क्लियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम आपने O2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग लिखा हुआ है, π2px इज इक्वल टू π2py होता है, तो स्टार वाले में आपने इलेक्ट्रॉन्स एक में 2 और एक में 1 फिल कर दिया है।
बेटा एनर्जी दोनों की बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन 17 है तो ऊपर की तरफ तो जाएंगे ना, 17 इलेक्ट्रॉन तो टोटल भरेंगे। तो या तो पाई टू पी 2x में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या पाई टू पी 2y में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एनिसोल बता तो दिया, OCH3 होगा, उसका केस भी फिनोल जैसा है, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0। चलो आई थिंक योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया है 52 डॉट, बच्चे टाइम लिखते हैं। मैम आप भी ना कितनी क्यूट हो, आपको हमारी प्रॉब्लम के लिए आपके रिकॉर्डिंग छोड़कर उस माइक वाले पर्सन को डांट लगाने चली गई। मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि यू आर माय बिग सिस्टर। अरे बच्चों आप इस चीज को समझ के देखा करो। आप तो अपनी प्रॉब्लम लिख देते हो, लेकिन जो जेन्युइनली आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है उसको पता चले कि आप दो घंटे तक पढ़ा रहे थे, ठीक है, और पता चले बच्चों के पास आवाज ही नहीं जा रही, बच्चे प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, तो दुख होता है फिर। ठीक है, आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। फिर तो बच्चों ने नीचे थैंक यू गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, बड़ी खुशी हुई मुझे वाले डाउट्स क्लियर करके। कल से मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से मैं आज की क्लास को रिकॉर्ड करूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कोई नहीं, हो जाएंगे क्लियर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे के हमारे टॉपिक्स की। बच्चों फिर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, पहली बात तो बेटा कंफ्यूजन थोड़े कम रखो, ऐसे ना करो कि डॉली मैम ने छूट दे दी है, मैम आधा एक एक घंटे तक डाउट्स बता रही है तो हम डाउट की लाइन लगा दें। नहीं बच्चों, अगर एक बच्चे ने वो डाउट लिख दिया है तो बार बार उस डाउट को मत लिखो। फर्स्ट प्लीज गो थ्रू अगेन चैट ऑल्सो। मैंने एक चीज को कल कम से कम बहुत बार पढ़ा और मैंने रिप्लाई भी किया ग्रुप में। मेरा मैसेज तो तुम लोगों ने देखा नहीं, मैंने क्लियर बोल दिया था कि कल मैं करेक्ट करवा दूंगी, बट ना हम तो बेटा गलती से मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, आप लोगों से भी हो सकती है, तो मैंने समझाया तो पोलर ही था ना, तो आप एक्सप्लेनेशन देख लेते। क्लियर, और मैं यहीं पे थी, कहीं गई नहीं थी बेटा, चिंता ना करो, लास्ट क्लास का भी डाउट सेशन रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। ठीक है, बात करते हैं बेटा जो हम डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे आज कौन सा टॉपिक शुरू करना था वैसे, यस थोड़े जो टॉपिक्स हम बता देंगे बेटा, आज हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं रेजोनेंस। क्लियर, तो आज की क्लास शुरू की जाए। सबसे पहले रेजोनेंस से ही स्टार्ट किया जाए क्योंकि इसे हमें लास्ट क्लास में भी स्टार्ट करना था और ये स्टार्ट नहीं हो पाया था। क्लियर, तो समझेंगे पहले कि रेजोनेंस होता क्या है। क्लियर, तो रेजोनेंस बड़ा डिटेल में आप ना केमिस्ट्री में पढ़ने ही वाले हो, फिर भी मैं आपको बता दूं, हम मेरा एमएससी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोगों के क्लास में एक स्टूडेंट थी। क्लियर, वो स्टूडेंट क्या थी, वो मास्टर्स की बात है, वो एक जगह पे टिकती नहीं थी। एक जगह पे न टिकने का क्या मतलब है कि केमिस्ट्री क्लास है तो वो फिजिक्स का लैब ले रही है, फिजिक्स की क्लास है तो वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही है बास्केटबॉल की, मतलब टिकती नहीं थी वो कहीं भी। कैंटीन जाओ तो कैंटीन में दिख जाएगी। तो क्या था कि वो डीलोकलाइज करती रहती थी अपनी पोजीशन को, वो डीलोकलाइजेशन कर रही थी उस केस में। ठीक है, तो हमने उसका नाम रेजोनेंस रख रखा था, उसके बर्थडे पे हमने उसके केक पे रेजोनेंस लिखवाया था। ठीक है, तो अब आप समझो इस चीज को हम समझते हैं। अब एज्यूम करना मैं जो बोल रही हूँ, बेटा 6 लोग हैं, उन 6 लोग का नाम है ABCDEF। क्लियर, ये जो 6 स्टूडेंट हैं यकीन बैच के बच्चे, यकीन 1 बैच के, ये 6 बच्चे जो है ये एक बॉल से कैच खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये एक बॉल से कैच खेल रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, पांचवे देगा, छठवीं को देगा, तो उस बॉल से कैच खेल रहे हैं। और उस टाइम पे एक बीच का बंदर आया और वो बॉल छीनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो लोग उस बॉल को एक जने के पास रखेंगे, अगर उस बॉल को अगर एक पर्सन के पास रखा जाएगा तो वो उस बॉल को छीन के भाग सकता है, वो उस बॉल को छीन के भाग सकता है। लेकिन अगर उस बॉल का डीलोकलाइजेशन चलता रहे तो वो उस बॉल को खींच के नहीं भाग सकता। इसका मतलब उस बॉल की स्टेबिलिटी बन गई। अब अज्यूम करो कि वो जो बॉल है वो है अपने इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवे के पास, छठे के पास, इस तरीके से डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। ये जो डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं इससे वो मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन कर रहा है।
तो हमारे इंडिया में बहुत लोग हैं, मैं रिलेट कर रही हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल ताकि आप अज्यूम कर पाओ, ठीक है। किसी के पास बहुत पैसा है, मान लो तुम डॉक्टर बन गए, डॉक्टर के बनने के बाद तुमने इतना अच्छा बिजनेस किया, इतना अच्छा तुम लोग हाई पोजीशन पे पहुंच गए कि तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। तो पैसे को घर में थोड़ी ना रखोगे, क्या करोगे? पैसे का आप डिलोकलाइजेशन करोगे। जितना ज्यादा पैसे का डिलोकलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी उससे जस्ट पहले जियो की सिम आई थी, याद है? वो जो जियो की सिम आई थी तब वो फ्री में हुआ करती थी, 1 साल तक नेट भी फ्री था, बहुत कुछ ऐसा हुआ था। तो ये सब चीजें तो फ्री में हमको बटी गई थी, तो सबके फोन में, हर किसी के घर में, आई एम डैम श्योर एक ना एक मेंबर ऐसा होगा ही होगा जिसके फोन में जियो की सिम होगी ही होगी। तो हुआ क्या, सबने जियो की सिम खरीदी, फ्री में मिल रही थी, 1 1 साल तक आराम से नेट भी चलाया काफी टाइम तक। लेकिन आज उसी जियो का रिचार्ज उसी सेम रेट पर होता है जो और कंपनी के फोन्स में होता था, लाइक एयरटेल, वोडाफोन, अब सब सेम रिचार्ज ले, वही मंथली 3 मंथ्स का। तो हुआ क्या, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस किया, और अब उनके पास पे बैक आ रहा है। तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, एक जगह रहने से स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो अपने आप को सैचुरेट मत किया करो, डिलोकलाइज किया करो सब्जेक्ट्स के बीच में, और अपने आप को स्टेबल बनाया करो नीट के एग्जाम के लिए। तो अब हम आ जाते हैं बिल्कुल टॉपिक पे। मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर डिलोकलाइजेशन होता रहता है तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो सेम इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये जो लोन पेयर और जो पाई बॉन्ड होते हैं, पहचान होते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करेंगे तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिलोकलाइजेशन किस किस कंडीशन में होता है। तो ये रेजोनेंस आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, ये रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। ऑर्गेनिक में आप बेंजीन रिंग के साथ पढ़ते हो, जिसे हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस इज ऑल अबाउट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन कब कब हो सकता है ये मैंने बता देना है। और अगर वही डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बेंजीन रिंग में हो रहा है तो वो सारे +R वाले ग्रुप हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर हो रहा है तो -R वाले ग्रुप हो जाते हैं, +M -M, जिनको वहां जाकर हम कहते हैं। अभी हम सिंपल रेजोनेंस की बात करते हैं। तो रेजोनेंस को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं बेटा, तो रेजोनेंस इज ऑल अबाउट delocalization ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस कहते हैं। तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, जिसे हम एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, इसे हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से समझाते हैं, और उस स्ट्रक्चर्स जो होती है उन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उन्हें हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर? तो when a property of compound cannot be explained by single structure, more than one structure is contributed, and these structures are called क्या बोलते हैं बेटा उन स्ट्रक्चर्स को? These structures are called canonical structures, or we can say it resonating structures.
क्लियर? तो उन्हें हम ये स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कैनोनिकल, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। in which delocalization of pi electrons takes place and are called, and this phenomenon is known as रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा इस फिनोमेना को? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बेटा आप अभी भी कंफ्यूज हो सकते हो और बाद में भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो डेफिनेशन रटनी नहीं है, डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज हुई है ना, वो टर्म्स आपको बार बार यूज होती है, तो क्लियर होना चाहिए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर किन्हें कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं। एक्चुअल तो इनमें से भी एक नहीं होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है वो इनमें से एक भी नहीं होती है। फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी होती है? एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर is none of these canonical form। इनमें से कैनोनिकल फॉर्म इनमें से एक भी नहीं होती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर हम किसे मानकर चलते हैं? इज कंसीडर्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या होता है मैम? अभी आपको बताते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? ये सब बताऊंगी। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमको कंफ्यूज करता है हमेशा, वो मैं बता देती हूँ। क्या बेटा? कि कब रेजोनेंस होगा, कब रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस इज ऑल अबाउट डीलोकलाइजेशन और माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख देती हूँ बेटा दैट रेजोनेंस इज, ऊपर भी लिख दिया था मैंने, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट न किया हो, और जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और वो क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम एक स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाते हैं। यस बेटा, तो हमने यहाँ पे लिखा दैट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ बेटा टाइप्स ऑफ डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन के टाइप्स क्लियर हो जाएंगे तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करवा सकते हैं, कहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन नहीं करा सकते। ठीक है, तो केस नंबर 1 बेटा जिससे हमें कंफर्म होगा कि वहां डीलोकलाइजेशन हो सकता है या डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। नंबर 1 दैट पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो उस केस में रेजोनेंस हमेशा होगा। मैम ये क्या होता है? कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देन सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन और फिर से डबल बॉन्ड है। मैंने यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई नहीं की है, कर देते हैं।
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर 2 बॉन्ड यहाँ पर है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। एक कार्बन के पास हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 2 कार्बन के पास हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो जब जब ऐसा कोई केस होगा, डीलोकेलाइजेशन हमेशा होगा, ये ध्यान रखना बेटा। सेकेंड कंडीशन, पाई बॉन्ड इज इन conjugation with, pi bond is in conjugation with positive charge। अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है तब भी रेजोनेंस होगा ही होगा। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इससे पॉजिटिव चार्ज है, तो जरूरी नहीं है कि वो कार्बन भी हो, वो कुछ और भी हो सकता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन से इधर उधर घुमाना सीखना है, और वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घुमाना हमें तभी आएगा जब हमें पता हो कि कहाँ हम घुमा सकते हैं। बाकी किसी केस में रेजोनेंस नहीं हो सकता इन 5 केस को छोड़ के। ठीक है बेटा। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है बेटा, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। अगर पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है तब भी रेजोनेंस होगा ही होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पाई बॉन्ड अगर नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है तब भी रेजोनेंस होगा ही होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एंड द फोर्थ कंडीशन, दैट पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। अगर पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ भी कॉन्जुगेशन में है तो भी रेजोनेंस होगा ही होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। अब इस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटा, ये बेंजीन होता है, बेंजीन में ये पाई बॉन्ड हो गया, इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये जो लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, कॉन्जुगेशन में है, दैट मींस यहाँ पर रेजोनेंस होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एंड द फिफ्थ कंडीशन, दैट पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं बेटा? कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास प्रेजेंट है किसी भी एटम पे और अगर वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो वहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा। तो मैं आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ ड्रॉ करके बता देती हूँ बेटा एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं बेंजीन। क्लियर। अब इस बेंजीन में जैसा हम देख पा रहे हैं ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ किस में है बेटा? ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर देगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा। तो हमारे पास 1 बाय 1 अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाए तो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, लेकिन जब हमारे पास ऐसा डीलोकेलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से नहीं होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ देगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहला मूवमेंट हमने कराया, पहला मूवमेंट कराया सिर्फ, ये फर्स्ट मूवमेंट है, ये सेकेंड मूवमेंट है, ये थर्ड मूवमेंट है। क्लियर। तो पहला मूवमेंट कराएंगे तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एज इट इज। फिर सेकेंड में हम क्या करवा रहे हैं बेटा? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ बेटा? सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे दिया, यहां आ गया पाई बॉन्ड, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया पाई बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बेटा? स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी इस तरीके से, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया पाई बॉन्ड, यहां आ गया पाई बॉन्ड, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। और लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे दे और बस हमारे पास यही स्ट्रक्चर बन जाएगी लास्ट। तो इस केस में लास्ट स्ट्रक्चर क्या आ गई बेटा? दैट अगर हम अब इसको देखें
तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाया, फिर इसको कराया, फिर इसको कराया। अब इनके लिए कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना। पहला क्या बेटा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा उसके लिए बस 5 केस याद रखना। तो पांचों केस अगर याद है तो आप बता सकते हो हाँ जी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। सेकेंड चीज बेटा, जब भी किसी के बीच में बॉन्ड होता है, जब भी किसी के बीच में बॉन्ड होता है तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो वहां पर फिर से क्या आ जाएगा बेटा, वहां पर फिर से बॉन्ड आ जाएगा। तो पहली बात तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना सीखो। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे घुमाते हैं, जब भी किसी पाई बॉन्डेड दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, क्लियर, पाई बॉन्ड है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा उसकी तरफ जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा उस तरफ मूव करता है, और जिसकी कम होती है वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, जहां गया उस पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर दोनों कार्बन कार्बन हुए फिर क्या करेंगे, तो बेटा जब जब दोनों कार्बन कार्बन होंगे तो देखेंगे आसपास का वातावरण कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। अगर इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन के साथ प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। देता कोई किसी को कुछ नहीं है बट देने का काम करते हैं। तो जब जब इस कार्बन के साथ प्लस आर और प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा इस तरफ जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ग्रुप्स कैसे लगे हुए हैं, माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने का काम करते हैं तो जब तक हमेशा इधर की तरफ मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इजी है बेटा, पूरी ऑर्गेनिक में ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना जब ये टॉपिक्स है। क्लियर। तो अभी तो मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर रही हूँ बस इनके लिए। इधर मैंने यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इधर यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनका इफेक्ट, इन्हें हम कहते हैं ना इफेक्ट, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। तो क्या होते हैं ये इफेक्ट्स, आप डिस्कस करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पता है इनका प्रभाव होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से उधर घूमता है। ये देता कोई किसी को कुछ नहीं है बट हम मान कर चलते हैं। मान लो बच्चों दो दोस्त हैं, ठीक है, उन दो दोस्त के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ तो उसने बोला शाम को वहां आ जाना, उसने बोला हाँ मैं भी आ जाऊंगा, तू भी आ जाना अपने बंदों के साथ, ठीक है। अब दोनों शाम को वहां पे पहुंचे। अब क्या होगा कि लड़ाई जिस भी चीज की वजह से हुई थी, लेकिन दोनों में से मोर पावरफुल कौन, जिसके साथ ज्यादा दोस्त खड़े हुए हैं। तो वो दोस्त कर कुछ नहीं रहे लेकिन उस एटम की स्ट्रेंथ बने हुए हैं कि वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन फिर उस तरफ दे दिया जाता है। अब एक और एग्जांपल से समझो, दो दोस्त हैं जिनके बीच में बिजनेस हो रहा है, दोनों 50-50% के पार्टनर्स हैं। हुआ क्या कि दोनों को पैसे की जरूरत पड़ी, उनको वो बॉन्ड तोड़ना पड़ा। अब जब बॉन्ड तोड़ना पड़ा तो पैसे किसे दिए जाए, तो वो जो दोनों एटम्स है उन्हें कार्बन मानो दोनों दोस्त को, और बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो उनके बीच में बॉन्ड है वो है पैसा। अब जो एक दोस्त है उसके जो दोस्त है ना वो सारे पैसे वाले हैं, पैसे वाले दोस्त हैं। तो उसने क्या कहा, भाई तेरे पास तो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो तुझे पैसा दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर तू मुझे दे दे, ये पैसे तू मुझे दे दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन तीनों ग्रुप ऑफ एटम जो कि प्लस आर हो सकते हैं, प्लस आई हो सकते हैं, वो पैसे वाले दोस्त हो सकते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आकर, उसके प्रभाव में आकर इस दोस्त ने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गया उस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब वो तीन दोस्त जो थे ना पैसे वाले, ये इसको कुछ भी नहीं देते, लेकिन इनका प्रभाव ऐसा है कि अब ये क्या बन जाएगा,
कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक में सीखोगे। तो एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ कि इन्हें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन ग्रुप्स का प्रभाव होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन्हीं चीजों से हमको क्लियर होते हैं। क्लियर बेटा? और मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हें केकुलेट स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, इन्हें कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो होती है बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट दिखाती है। इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब वन बाय वन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको बताती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल बेटा, आपने सुना होगा एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड किसे बोलते हैं बेटा? CH3C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर? इस केस में अगर मैं यहां से H+ निकाल दूं, इसे तो क्या कहते हैं बेटा? एसिटिक एसिड। तो अगर यहां से H+ चला जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? CH3C डबल बॉन्ड O-। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? तो क्या देखना है? बस आपको देखना है पाई बॉन्ड इज इन, वो 5 कंडीशन में से एक कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो कंडीशन जस्टिफाइड है। हाँ जी बिल्कुल, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा? जब जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो बॉन्ड जब टूटता है, जब क्लीवेज होता है हेटेरोलाइटिक, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरफ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हाँ जी बिल्कुल, रेजोनेंस तो होगा। पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गई बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई CH3C। इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया डबल बॉन्ड। तो ये हो गई आपके पास एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। ये हो गई एसीटेट आयन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन्हें और क्या बोलते हैं? दीज आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब जिनकी एनर्जी अब भी बराबर है। दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल स्टेबिलिटी की भी हैं, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम है। तो ये क्वेश्चन 12th बोर्ड में बनता भी था कि फिनॉक्साइड, फिनोल और एसिटिक एसिड में से मोर एसिडिक कौन होता है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो हो गया एसिटेट आयन। सेम एज इट इज हम फिनोल का भी बना के देख लेते हैं। तो हम जब फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे? उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एसिटेट आयन से भी ज्यादा हैं, और अगर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एसिटेट आयन से ज्यादा है, दैट मींस वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि फिनोल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उनमें सबकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर बहुत कम स्टेबल है, कोई स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। इसे कहते हैं फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH। अब इस केस में इस O पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर यहां से H+ चला जाए तो क्या बनेगा बेटा? यहां से बनेगा फिनॉक्साइड आयन। क्लियर? अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा? तो आप बोलोगे मैम बिल्कुल होगा, क्योंकि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा ये देखने के लिए हमें करना क्या है? हमें बस यही तो देखना है, हमें बस यही तो देखना है कि ये 5 कंडीशन जस्टिफाई हो रही है या नहीं। तो ये 5 कंडीशन में से एक कंडीशन है, बिल्कुल। अगर ये कंडीशन है तो अब देखते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगी। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या बना दिया बेटा? पहला स्ट्रक्चर ये रहा मेरे पास, जिसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन।
इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट करवाना है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दिया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे दिया। जब ऐसा हुआ तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी बेटा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो कहीं कहीं पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, कहीं कहीं पे नहीं दिखाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर गया, बॉन्ड बन गया तो न्यूट्रलाइज हो गया, फिर भी आप चाहो तो पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी पाई बॉन्ड एज इट इज। ये हो गई फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने यहां दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने यहां दे देगा। एक एक बार सबको हम घुमा रहे हैं, जब तक घुमाते रहेंगे जब तक पहली पोजीशन पे नहीं आ जाते। बस उन चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर घूमते कैसे हैं, वो यहां से पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब दूसरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, इस केस में यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो देखो बेटा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, इस पे एज इट इज पॉजिटिव चार्ज, यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इधर पाई बॉन्ड, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज। अब इस केस में ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा। और जब ऐसा होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, इस केस में ऊपर वाला सब कुछ एज इट इज, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये एज इट इज। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, बस लास्ट मूवमेंट, क्योंकि उसके बाद तो फिर से सेम स्ट्रक्चर आ जाएगी पहले वाली। तो इसमें लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ गई बेटा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्लियर, इधर पाई बॉन्ड, इधर ये, इधर ये। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन गई बेटा, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, दैट इज फिफ्थ। हमारे पास टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये इक्वली स्टेबल नहीं है, यहां पर सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग है। अगर हमें इनकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ जाए तो हम इनकी स्टेबिलिटी इजीली देख सकते हैं। हमें बस क्या क्या पॉइंट देखने पड़ेंगे वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो इसकी एक और एप्लीकेशन लिखवा देती हूँ रेजोनेंस की। उसके बाद मैं वो सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगी जहां से हम ये देखते हैं क्या कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। हालांकि वो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से तो डिस्कस करते ही करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखकर बताते ही बताते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर कैसे देख के बताते हैं वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय total number of surrounding atom, total number of surrounding atom, क्लियर। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया। इससे मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अ बॉन्ड ऑर्डर। तो हम ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसको मैं अप्लाई करके बताऊंगी। अब पहले मैं आपको वो पॉइंट्स लिखवा देती हूँ जिससे हम स्टेबिलिटी देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, क्लियर। तो वेरियस रूल्स क्या कंपेयर करने के लिए बेटा, वेरियस रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हालांकि ये ज्यादा काम आपको कहां पर आएगा बेटा, ये ज्यादा काम आपको ऑर्गेनिक में भी आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। अंडरलाइन किया जाए ब्लू कलर से। फिर बेटा ध्यान से देखेंगे रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 है, हाँ रूल नंबर 1 है बेटा, अगर कभी भी आपके पास आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, क्लियर, कैसी बेटा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बोल लो, और जो मिरर इमेजेस होती हैं, क्या बेटा, मिरर इमेजेस, उनकी स्टेबिलिटी बराबर होती है। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बोल लो, या आप बोलो मिरर इमेजेस हैविंग सेम स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। जैसा कि एक मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बताया, एक तो मैंने आपको बता ही दिया एसीटेट आयन वाला,
एक और बता देती हूँ बेटा, इसका एग्जाम्पल देखना। अभी जो हमने रेजोनेंस की बनाई थी, ये बेंजीन है, रेजोनेंस की बनाई थी, बेंजीन बोलना था। ये बेंजीन की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, लगभग आइडेंटिकल ही है। यहां पर किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है, और यहां पर अगर किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है तो दे आर इक्वली स्टेबल, दे आर इक्वली स्टेबल विदाउट एनी डाउट। एक और मैंने आपको बताया था, क्या एग्जाम्पल बताया था बेटा, एसीटेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O-। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या थी बेटा, CH3CO- डबल बॉन्ड O। सिंपल, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन को घुमाया है। तो ये भी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, दोनों हर तरीके से सेम है, देख लो आप ध्यान से। तो ये भी इक्वली स्टेबल है। तो जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो मिरर इमेजेस होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी हमेशा बराबर होगी। इस पॉइंट का बेटा ध्यान रखना। सेकंड, और कैसे हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी को, तो इसको भी ध्यान से समझना बेटा। हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, मतलब आपने सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ली, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हायर द स्टेबिलिटी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है, समझते हैं हम इसे एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा ब्यूटाडाइन के बारे में, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे दे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे दे, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन के आएगी बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे दिया, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गया उधर आया पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। सेम एज इट इज दूसरी स्ट्रक्चर में हम इस चार्ज को हटाएंगे। तो सारे चार्ज हम एक स्ट्रक्चर में नहीं हटा देंगे बेटा, अलग अलग स्ट्रक्चर में हम अलग अलग चार्ज को हटाएंगे। तो यहां से जब इस वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस तरफ होगा, तो उस केस में हम वहां से डिसाइड करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डायरेक्टली आपको बना के बता दूं तो वो क्या बनेगी बेटा, जैसे ये हमने लिखा CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी कि हमने पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर करा दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया है तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हो गई इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। घबराना मत, क्या हो रहा है फिर से बता रही हूं, हम सिंपली डीलोकलाइजेशन करवा रहे थे। पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस होगा तो मैं सारे मूवमेंट नहीं दिखा रही हूं, पहला मूवमेंट कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे दिया, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दिया होगा तो इधर आया होगा कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव, इधर आया होगा नेगेटिव। इस नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे दिया तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर गया था वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम चाहे तो हटा सकते हैं, यहाँ पर अभी भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस केस में अगर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास हैं, अगर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास हैं, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी बेटा, चेक करो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, दो हाइड्रोजन के साथ कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बॉन्ड है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्ड है। तो जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी अगर हमारे पास इस तरीके का कोई केस आता है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है, क्लियर, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास सेम है तो उस केस में हम क्या देखेंगे बेटा, इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है देन न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल is more stable, neutral molecule is
more stable than charged molecule. इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे हम इसे आपको। अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर हैं, तो उस केस में जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OOH, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और जब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हम करवाएंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करवाएंगे तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या पॉसिबल होगी? RC ऑक्सीजन। यहां से जब इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इधर दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इस तरीके से होगा। तो इस केस में अगर आप काउंट करो नंबर ऑफ बॉन्ड तो बराबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। मैम ये कैसे आया होगा? जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दिया होगा। तो है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तरीके से, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है। जब नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। क्लियर? तो सबसे पहले जो आइडेंटिकल होंगी वो हमेशा बराबर स्टेबल होंगी। नेक्स्ट, जब हमारे पास सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। अगर बॉन्ड भी बराबर है तो जो न्यूट्रल होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर हमारे पास सारी ही चार्ज स्पीसीज है तो हम क्या करेंगे? इन केस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल, क्लियर, नो स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल, तो हम देखेंगे वहां पर क्या बेटा? इन केस ऑफ, लिखवा देती हूं मैं यहां पर, in case of number of bonds equal, number of bonds equal, all structures are charged, then that structure is more stable, then that structure is more stable in which negative charge is present on, negative charge is present on more electronegative atom and positive charge is stable on, positive charge is stable on less electronegative atom। वापस आ जाते हैं बेटा फिनोल वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। अगर हमारे पास न्यूट्रल तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, न्यूट्रल के बाद अगर सारी चार्ज स्पीसीज होती हैं जिनमें बॉन्ड्स भी बराबर हैं, तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उस एटम पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उस एटम पे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बेसिस पर हम स्टेबिलिटी देखेंगे। तो बेटा ये वो केसेस थे जहां से हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। और अगर सारे केसेस हो, क्लियर, ऊपर वाली भी सारे केसेस हो, इफ ऑल अबव केसेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर ऑलरेडी सारे ऊपर वाले केस भी सेम हो स्ट्रक्चर्स में, ऑलरेडी सेम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब इस बात का मतलब क्या है? सबके सब में बॉन्ड भी बराबर, सबके सब में चार्ज भी प्रेजेंट है और सबके सब में ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे? फिर हम देखेंगे सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब सेम शुड बी प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस and opposite charge like plus minus, opposite charges should be present at minimum
डिस्टेंस। इस तरीके से हम इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो मैं की पॉइंट्स फिर से रिकॉल करा देती हूँ बेटा। इस कंसेप्ट पे बेस्ड आप ऑर्गेनिक में भी करोगे, मैं अगली क्लास जो होगी उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी इस बात के जो मैंने लिखवाया है। नंबर 1 जो आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, मिरर इमेजेस है, उनकी स्टेबिलिटी हमेशा बराबर होती है, उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर 2 अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उन स्ट्रक्चर्स में जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। नंबर 3 अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर है तो फिर हम देखेंगे जो न्यूट्रल होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। नंबर 4 अगर सारी चार्ज हैं तो हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड अगर सब में बॉन्ड भी बराबर, सारी चार्ज हैं, सब में ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, तो उस केस में देखेंगे जो अपोजिट चार्ज हैं लाइक प्लस माइनस वो जितने कम डिस्टेंस पर होंगे, और सिमिलर चार्ज लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस वो जितने दूर होंगे वो स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये पॉइंट्स अच्छे से रिकॉल करना बेटा, इस पे मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। राइट नाउ मैं आपको एक कंसेप्ट पे जो कि मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया, उस बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक बॉन्ड ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल जो रेजोनेंस से उठते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड होते हैं। और भी पॉइंट्स से बेटा स्टेबिलिटी के, लेकिन आपके लिए इतना काफी है, रेस्ट जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगी वो पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम देखते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी होनी आनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है, ये फॉर्मूला उनके लिए एप्लीकेबल है। तो क्या हो जाएगा बेटा, कर लो कैलकुलेट। बॉन्ड ऑर्डर ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ऐसा ही बनाना सीखा था हमने कुछ। क्या हो जाएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। सेम एज इट इज इसी तरीके से आप बना सकते हो कार्बोनेट का, आप बना सकते हो नाइट्रेट का, आप बना सकते हो PO4 3- का, आप बना सकते हो SO4-2 का, आप बना सकते हो कि स्ट्रक्चर बनानी सबको आती है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना ही सकते हो क्योंकि आपको पता ही चल गया है कैसे कैसे बनती हैं। और आप बना सकते हो ClO2- का। क्लियर, बनाते हैं चलो स्ट्रक्चर फिर बॉन्ड ऑर्डर। पहले का देखना बेटा कार्बोनेट की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो स्ट्रक्चर अब याद हो चुकी हैं। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन उतनी होंगी जितना नेगेटिव चार्ज है, बाकी सब डबल बॉन्डेड होंगी। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अगर ये इसकी स्ट्रक्चर है तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखना बेटा 1 2 3 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो कितना आ गया 1.33। नेक्स्ट देखना बेटा नाइट्रेट, स्ट्रक्चर क्या होती है N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने 1 2 3 4, सराउंडिंग एटम 3, बॉन्ड ऑर्डर 1.33। नेक्स्ट देखना बेटा PO4 3-, स्ट्रक्चर बनाने का क्या ट्रिक बताया, फॉर्मल चार्ज से कंक्लूजन ले ही आए थे, जितना नेगेटिव चार्ज उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी सब डबल बॉन्डेड। अगर मैं पूछूं कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, तो 4 तो क्लियर दिख रही हैं, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर, तो क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5, सराउंडिंग एटम 1 2 3 4, निकाल लेना बेटा। SO4-2, S डबल बॉन्ड O, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 1 2 3 4 5 6, सराउंडिंग एटम 1 2 3 4, निकाल लेना बेटा कितना आ जाएगा 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। ClO2-, अगेन जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी सब डबल बॉन्डेड, तो एक ही ऑक्सीजन बची। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3, सराउंडिंग एटम्स 2, अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.5। क्लियर, तो एक बार देखना, सॉल्व करना बेटा, एक बार देख लो ध्यान से, और क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क के लिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक की बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप ट्राई करना, बाकी सब मैं होमवर्क दे रही हूँ बेटा, ठीक है। मैं आपको कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बता देती हूँ।
कार्बोनेट हमने क्या बनाया बेटा, C डबल बॉन्ड O, क्लियर, O माइनस C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। क्या हो सकता है बेटा, एक बार पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, हाँ जी, एक बार ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे दे, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे दे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बेटा, सिंपल। जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इधर आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गया डबल बॉन्ड, ये अपना एज इट इज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे, क्लियर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किधर दे, एक बार इधर नेगेटिव चार्ज आ गया इधर दे दे, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई बेटा, O माइनस कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस। तो तीनों पोजीशन पे एक बार डबल बॉन्ड आ गया, तीनों पोजीशन पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो सीख सकते हो, यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो। तो अगर हम बनाना चाहें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये पाई बॉन्ड तीनों के बीच में घूम रहा है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, इस तरीके से ये होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूम रहा है, क्लियर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, क्लियर। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो आप उनकी स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो, आप इजीली उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, क्लियर। होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लेना ClO4 माइनस, स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक बता दिया है, जितना नेगेटिव चार्ज उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी सब डबल बॉन्डेड, ClO2 माइनस, क्लियर। नेक्स्ट हो गया CO2, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करना, क्लियर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हो, और आपको पता ही है बेटा बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। अब मान लो मैंने आपको दे दिया एक क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, सिंपल आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और मैंने आपको क्या क्या दिया है बताऊं, मैंने आपको दिया पहले O2 माइनस 2, फिर मैंने आपको दिया मैंने आपको दिया H2O2, मैंने आपको दिया O2, और मैंने आपको दिया ओजोन। तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, किससे, कैलकुलेटेड बाय MOT, हमने सीखा था ना होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और ओजोन का आप कैलकुलेट करोगे रेजोनेंस की एप्लीकेशन से। तो रेजोनेंस में अभी तो हमने सीखा बेटा, क्या सीखा, ओजोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 1 2 3, सराउंडिंग एटम 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। और इनका हम MOT से निकाल सकते हैं, तो O2 को क्या मैं O2 माइनस 2 लिख सकती हूँ, दोनों H प्लस जाएंगे तो O2 माइनस बनेगा। और O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 2 16, 16 प्लस 2 कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन्स होने पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था तुम ही बताओगे, और O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था तुम ही बताओगे। तो बताओ बेटा, जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 बॉन्ड ऑर्डर 2.5, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 बॉन्ड ऑर्डर 2, क्लियर, 15 16। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता था, और टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0। तो अब देख लो बेटा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 का, O2 के बाद बॉन्ड ऑर्डर है O3 का, और O3 के बाद बॉन्ड ऑर्डर है O2 माइनस 2 का, जो कि H2O2 फॉर्म में है। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो O2 इज लेस देन O3 एंड O3 इज लेस देन O2 माइनस 2। तो ये ऑर्डर आ गया आपके पास किसका,
बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो आज की क्लास में बेटा अगेन हम सिर्फ कवर कर पाए हैं रेजोनेंस, बट उसके पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं। अगली क्लास में जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स बाकी हैं उन्हें भी कवर कर लेंगे बेटा। और आपके डाउट्स तो हम एज यूजुअल लेते हैं, तो अब मैं डाउट्स जो लूंगी वो लाइव सेशन वाले दिन लूंगी बेटा, जिस दिन अपन का PYQ होता है। क्लियर? तो तब तक जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं, और बेटा पहले भी रिपीट कर रही हूँ, लास्ट टाइम फिर से बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, अगर आपने देख लिया कि चैट बॉक्स में एक बच्चा वो डाउट लिख चुका है तो उसे 10 बार 12 बार 50 बार मत लिखो बेटा, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो रिपीट होती है चीजें, आपका भी टाइम किल होता है, मेरा भी टाइम किल होता है, उसको सॉर्टेड रखते हैं। एक बार देख लेना नीचे किसी ने लिख दिया हो तो वो डाउट मत लिखना। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ रहे थे उसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तब तक बेटा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मस्त होके पढ़ते रहो। ठीक है? एंड एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अपने आप को हमेशा रिकॉल कराते रहना, स्टे मोटिवेटेड। क्लियर? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं आपको ये फील कराने के लिए कि आप कुछ भी नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भी चीज हमको तब तक नहीं आती जब तक हमने उसे किया नहीं है, जब तक हमने उसे सीखा नहीं है। क्लियर? तो आपने सुना होगा ना, अंधों में काना राजा। वो राजा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को महान समझता है। तो हमें अपने आप को बेस्ट बनाना है, जिन टॉपिक्स में आपको फियर है उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, और वो बनेगा। सोचो, डायपोल मोमेंट होता है बेटा, सबका माइंड अलग होता है, किसी को एकदम क्लियर हो गया, किसी को अभी भी डाउट्स हैं, किसी को अब भी डाउट्स होंगे। डाउट्स क्लियर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम यूटिलाइज करना है, हर टॉपिक को पढ़ना कुछ इस तरीके से है कि उसमें कोई शक ना बचे। ठीक है? ताकि अगर पेपर में वहां से क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।